नमस्कार साथियों, मैं हरवीर गुजर आप सभी का राज क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हम राजस्थान में राठौड़ राजवंश पढ़ रहे थे, राठौड़ राजवंश में आज से हम शुरू करने वाले हैं राव मालदेव। आज हम राव मालदेव को ही कंप्लीट करेंगे, कल हम राव चंद्रसेन की बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक एक को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो देखिए, हम बात करते हैं राव मालदेव की। राव मालदेव तो देखिए, राव मालदेव का जो शासनकाल रहता है साथियों, वो कब से कब तक रहता है, तो आपको ध्यान रखना है 1531 से 1562 ईस्वी तक। 1531 से 1562 ईस्वी तक राव मालदेव का क्या रहता है, शासनकाल रहता है। राव मालदेव के समय की जो मुख्य घटनाएं हैं, वो एक तो आपको ध्यान रखनी है कि 1541 का साहेबा का युद्ध है। वैसे देखिए साथियों, राव मालदेव ने जोधपुर को काफ़ी सुदृढ़ किए थे। कैसे किया था? क्योंकि जब इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, यानी अपने पिता को झरोके से धक्का दे करके मार दिया था, तब मारवाड़ के क्षेत्र में दो ही परगने थे, एक तो जोधपुर था और दूसरा साथियों सोजत था। ठीक है, तो देखिए, जब ये गद्दी पर बैठे थे, यानी गद्दीनशीन हुए थे, गद्दी पर बैठे थे, तब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि दो परगने थे मारवाड़ के पास, दो परगने। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर था उस समय, जोधपुर। दूसरा आपको ध्यान रखना है सोजत। ये दो परगने मारवाड़ के अधिकार क्षेत्र में थे। बाकी जो मारवाड़ के जो परगने थे, वहाँ पर अलग अलग शासक हैं, वो क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था उन्होंने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब साथियों देखिए, ये गद्दी पर बैठ करके, और आपको ध्यान रखना है जैसे नागौर में तो मुसलमान थे, मुसलमान। ठीक है, उसके अलावा जैसे भाद्राजून, फलोदी, अजमेर, मेड़ता से ये वीरम को हराकर, किसको? वीरम को, यहाँ से वीरम को ये पराजित करते हैं, पराजित करके और मेड़ता को भी अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। तो ये गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने सबसे पहले मुख्य काम अपने राज्य के विस्तार का किया था, राज्य को विस्तृत किया था। जैसे देखिए, नागौर में मुसलमानों का शासन हो गया था, उन्हें पराजित किया। भाद्राजून, फलोदी, अजमेर, मेड़ता में वीरम का शासन था, तो उन्हें भी यहाँ से पराजित किया। इस तरीके से इन्होंने सबसे पहला काम तो क्या किया था, राज्य विस्तार का काम किया था, राज्य विस्तार का काम। अब साथियों देखिए, राज्य विस्तार का काम होने के बाद आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बीकानेर के शासक थे कल्याणमल के पिता, कल्याणमल के पिता का नाम था राव जैतसिंह। तो राव जैतसिंह से इन्होंने युद्ध किया और राव जैतसिंह को 1541 में साहेबा का युद्ध में पराजित कर दिया और उनको मार भी दिया था। यानी राव जैतसिंह की मृत्यु किन से लड़ते हुए हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है राव मालदेव से। कब हुई थी? 1541 में। किस युद्ध में हुई थी? तो साहेबा के युद्ध में। तो देखिए, आपको यहाँ ध्यान रखना है साहेबा का युद्ध, साहेबा का युद्ध। तो साथियों, साहेबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में किन किन के मध्य? तो राव मालदेव थे एक तो, और एक बीकानेर के राव जैतसिंह। ठीक है, राव जैतसिंह। ठीक है, ये कहाँ के थे? बीकानेर के किन के? कल्याणमल के पिता, कल्याणमल के पिता थे ये। ठीक है, और इस युद्ध में राव जैतसिंह क्या मारे गए थे?
राव जैतसी इस युद्ध में मारे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और राव मालदेव ने साहेबा का युद्ध जीत लिया था। एक बार साथियों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे साथियों। तो अब हम मालदेव से संबंधित जो मुख्य चर्चा करने वाले हैं वो एक प्रमुख युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध। कब हुआ था साथियों? 5 जनवरी 1544। तो गिरी सुमेल के युद्ध और जैतारण के युद्ध की बात करते हैं। तो देखिए गिरी सुमेल या फिर जैतारण, ये कहां पर है साथियों? पाली में, जैतारण का युद्ध। तो देखिए ये युद्ध कब होता है आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध की डेट भी पूछी गई है। तो 5 जनवरी और 1544 ईस्वी, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। कई इतिहासकार जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, जो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सामेल का युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध होता है, दोनों नाम मिलते हैं। गिरी सामेल भी मिलता है, सामेल का युद्ध भी मिलता है, जैतारण का युद्ध भी मिलता है और गिरी सुमेल का युद्ध भी इसका नाम मिलता है। तो मुस्लिम इतिहासकार इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा देते हैं, लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं जो इसका कारण क्या बताते हैं? राजनीतिक कारण बताते हैं। तो देखिए इस युद्ध की बात करते हैं तो देखिए मुस्लिम इतिहासकार क्या कहते हैं? मुस्लिम मुस्लिम इतिहासकार इस युद्ध को क्या कहते हैं साथियों? धर्म युद्ध। धर्म युद्ध की क्या देते हैं? संज्ञा देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि शेरशाह सूरी जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे 1540 ईस्वी में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं काफिर मालदेव को पराजित करूंगा, ऐसा कहते हैं। तो मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार शेरशाह सूरी क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी कहते हैं कि मैं काफिर मालदेव को पराजित करूंगा, मालदेव को पराजित करूंगा, ऐसा कौन कहते हैं? मुस्लिम इतिहासकार। ये बात आपको मुस्लिम इतिहासकारों के संदर्भ में ध्यान रखनी है। लेकिन साथियों देखिए एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि आधुनिक इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहासकार कहते हैं इसे राजनीतिक युद्ध। क्या कहते हैं? राजनीतिक युद्ध। राजनीतिक युद्ध का मतलब है कि दोनों ही शासक क्या थे? दोनों ही शासक विस्तारवादी प्रवृत्ति के थे, दोनों ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। ये बताते हैं कौन से? आधुनिक इतिहासकार। तो देखिए इसमें देखिए इसके कारण आपको जानने हैं। कारण क्या रहे? तो देखिए कारण रहे दोनों शासकों का विस्तारवादी होना, दोनों शासकों का विस्तारवादी होना, विस्तारवादी। दोनों शासक महत्वाकांक्षी थे। क्या थे? महत्वाकांक्षी थे। ठीक है। दूसरा एक कारण यह भी माना जाता है कि शेरशाह सूरी इनके बढ़ते प्रभाव को देख करके अपने दिल्ली के जो साम्राज्य था उसको खतरा मान रहे थे कि मालदेव दिल्ली के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो देखिए शेरशाह सूरी मालदेव को खतरा मान रहे थे। शेरशाह सूरी ये मालदेव को क्या मान रहे थे? मालदेव को अपने लिए खतरा मान रहे थे। अपने लिए का मतलब है दिल्ली के लिए खतरा मान रहे थे, ये कारण था। उधर मालदेव है जो हुमायूं के साथ मिल करके और उत्तर भारत तक अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाह रहे थे। तो देखिए मालदेव है जो उत्तर भारत तक
उत्तर भारत तक जोधपुर को विस्तृत करना चाह रहा था, मारवाड़ को विस्तृत करना चाह रहा था। जोधपुर को या मारवाड़ को क्या करना चाह रहा था? विस्तृत करना चाह रहा था। कहां तक? पूरे उत्तर भारत तक। ठीक है, तो ये आप एक बार यहां तक गए। इसके कारण हमने यहां पर देखे और इसे मुस्लिम इतिहासकारों ने धर्म युद्ध कहा और आधुनिक इतिहासकारों ने इसे राजनीतिक युद्ध ही कहा कि दोनों शासक महत्वाकांक्षी थे, विस्तारवादी थे और शेरशाह सूरी इन्हें अपने लिए खतरा मान रहे थे। दूसरा, मालदेव का दूसरा कारण था कि वो उत्तर भारत पर भी अपना शासन स्थापित करना चाह रहे थे, जोधपुर राज्य को उत्तर भारत तक बढ़ाना चाह रहे थे। तो ये कुछ कारण थे साथियों। अब हम ये युद्ध हम एक बार देख लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये युद्ध कब लड़ा गया। तो डेट तो आपको मैं बता ही चुका हूं, 5 जनवरी और 1544 ईस्वी को। इसमें देखिए युद्ध होता है। शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत की स्थिति में शेरशाह सूरी यानी अफगानी था शेरशाह सूरी, तो अफगानियों की स्थिति खराब रहती है और मालदेव युद्ध जीत रहा होता है। लेकिन उसके बाद इनका सेनापति जलवानी आता है सेना लेकर। तो फिर राजपूत हैं जो दोनों तरफ से घिर जाते हैं और अंततः मालदेव के विश्वस्त सेना नायक जैता और कूपा वीरगति को प्राप्त होते हैं और मालदेव युद्ध से निकल करके और सिवाना के दुर्ग में क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। ठीक है, और इसमें मालदेव है जो हारते हारते बड़ी मुश्किल से बचते हैं। और यहाँ पर फरिश्ता कहता है कि मालदेव ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता होता। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं मालदेव एक मिनट। मालदेव होते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है शेरशाह सूरी। तो साथियों शेरशाह सूरी होते हैं। अब देखिए मालदेव के सेना नायक ध्यान रखने हैं आपको, सेना नायक अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक का नाम तो था जैता और एक का नाम था कूपा। ये बड़े बहादुर सेना नायक थे मालदेव के, बड़े बहादुर सेना नायक थे राव मालदेव के। इधर आपको देखना है शेरशाह सूरी की तरफ, देखिए कौन थे? शेरशाह सूरी थे। अब साथियों घमासान युद्ध होता है और युद्ध में स्थिति क्या बनती है? युद्ध में स्थिति शेरशाह सूरी की पराजय होती दिखती है। ठीक है, शेरशाह सूरी की पराजय होती दिखती है। लेकिन शेरशाह सूरी का सेनापति जलवानी, इसका सेनापति का नाम था जलवानी। तो जलवानी है जो सेना लेकर आता है और राजपूत हैं जो दोनों तरफ से क्या हो जाते हैं? घिर जाते हैं। और इस युद्ध में अंततः किसकी पराजय हो जाती है? राव मालदेव की पराजय हो जाती है। इस युद्ध के बाद राव मालदेव सिवाना दुर्ग में क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। जैता और कूपा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जैता और कूपा वीरगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है साथियों, मालदेव कहां पर शरण लेते हैं? मालदेव सिवाना दुर्ग में शरण लेते हैं। अच्छा, सिवाना को क्या कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है, इसी वजह से। तो देखिए राव मालदेव कहां पर शरण लेते हैं? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। ठीक है, और सिवाना को क्या कहा जाता है? जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली। ठीक है, अब साथियों
ये युद्ध तो मालदेव क्या हो गए थे, हार गए थे, और ये निर्णायक युद्ध भी साबित हुआ था जोधपुर के इतिहास के तौर पर, क्योंकि उसके बाद शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है यहाँ पर, कहाँ पर, जोधपुर पर, और मालदेव की शक्ति क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, मालदेव की शक्ति का पतन हो जाता है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। तो देखिए इस युद्ध को मुस्लिम इतिहासकार क्या कहते हैं, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता ने क्या कहा, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार आपको ध्यान रखना है, फरिश्ता के अनुसार यहाँ पर शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कहते हैं। तो देखिए मुट्ठी भर बाजरी के लिए, मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा कौन बोलते हैं, तो साथियों आपको ध्यान रखना है शेरशाह सूरी। ठीक है, अब एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात फिर से करते हैं। तो देखिए साथियों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि जैसे ही जोधपुर पर किनका अधिकार हो गया, शेरशाह सूरी का, तो वो यहाँ पर किसे किलेदार नियुक्त कर देते हैं, खवास खां को। किसको, खवास खां को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जोधपुर पर खवास खां को नियुक्त कर देता है कौन, शेरशाह सूरी नियुक्त करता है। ये बात आपको यहां से ध्यान देना है। अब देखिए साथियों राव मालदेव से संबंधित एक रूठी रानी का जिक्र आता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं रूठी रानी, और उनका नाम क्या था, उमा दे। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है इनकी एक रानी थी स्वरूप देवी। तो स्वरूप देवी का पुत्र था राव चंद्रसेन। ठीक है, अब ये जो रानी थी रूठी रानी, ये आपको ध्यान रखना है जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। तो देखिए जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी। ठीक है, अब आपको यहां पर ध्यान देना है, जो ये रूठी रानी थी, ये इतिहास में हमेशा रूठी रानी के नाम से क्या हुई, प्रसिद्ध हुई, क्योंकि ये विवाह के समय ही राव मालदेव से रूठ गई थी। ऐसा बताया जाता है कि जो ये उमा दे के पिता थे, जिनका नाम क्या था, आपको ध्यान रखना है लूणकरण, वो राव मालदेव को धोखे से मारना चाहते थे। धोखे से क्या करना चाहते थे, मारना चाहते थे। लेकिन उमा दे की माता ने जो मालदेव थे उन्हें आगाह कर दिया था। तो इस वजह से मालदेव है जो उमा दे से रूठ गए थे कि आपने नहीं बताया, आपकी माताजी ने हमें बताया था कि आपके पिता हमें मारना चाहते हैं। इस वजह से फिर ये रानी भी इनसे क्या हो गई, रूठ गई थी। तो इतिहास में प्रसिद्ध है रूठी रानी, वो कौन है, उमा दे, राव मालदेव की पत्नी थी। ये राव मालदेव के बड़े पुत्र राम के साथ कहाँ पर रही थी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रही थी। उसके बाद जब शेरशाह का अजमेर पर आक्रमण होने की संभावना थी, तो ये कहाँ पर आ गई थी,
ये पाली आ गई थी, ठीक है, पाली में गुंदोच नामक स्थान पर आ गई थी, वहां पर भी काफी दिन ये रही। अंततः जब राव मालदेव की मृत्यु हुई थी तो उनके साथ ये सती हुई थी 1562 ईस्वी। तो रूठी रानी से संबंधित ये मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। इन पर एक पुस्तक लिखी है रूठी रानी। रूठी रानी पुस्तक किसने लिखी है? केसरी सिंह बारट ने। तो ये क्वेश्चन बढ़िया बनेगा। तो देखिए रूठी रानी, रूठी रानी नामक पुस्तक किसने लिखी भाई? ये रचना किसने लिखी? रचना तो आपको ध्यान रखना है केसरी सिंह बारट ने लिखा है। केसरी सिंह बारट ने ये रचना लिखी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। यहां तक का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब बात करते हैं जो स्वरूप देवी थी। स्वरूप देवी थी, ये क्या थी? ये अत्यधिक सुंदर थी और राव मालदेव भी इन्हीं से ज्यादा प्रेम करते थे। राव मालदेव भी स्वरूप देवी से अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए रावचंद्र सेन राम से छोटे थे, फिर भी ये स्वरूप देवी के पुत्र थे, इसलिए इन्हें उत्तराधिकारी घोषित करता है। तो मालदेव किसे उत्तराधिकारी घोषित करता है? रावचंद्र सेन को। तो उत्तराधिकारी आपको ध्यान रखना है, उत्तराधिकारी रावचंद्र सेन को घोषित करता है राव मालदेव। अब देखिए स्वरूप देवी ने एक तालाब बनवाया था, तालाब। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, रीट वाले तो खासकर ध्यान रखें कि स्वरूप सागर तालाब किसने बनवाया था? तो स्वरूप देवी ने बनवाया था, ठीक है। तो आपको यहां से ध्यान रखना है, इन्होंने स्वरूप सागर तालाब बनवाया था, स्वरूप सागर, ठीक है साथियों। तो देखिए राव मालदेव से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, इनकी मृत्यु के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि इनकी मृत्यु कब होती है साथियों? इनकी मृत्यु होती है 1562 ईस्वी में, ठीक है। यहां तक का कार्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे कल। तो सभी साथियों को मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सभी साथी अपना चरित्र इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, खुशहाल महसूस करें। और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय हमें देते हो। और साथियों ये समय आपका जाया नहीं होगा, आपका बहुत अधिक काम आने वाला है। एक एक चीज को नोट किया करो। और सभी साथियों को ये भी हम बोलना चाहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो, अपने दोस्तों को बोला करो कि बेहतरीन लेवल से एक के बाद एक क्लास आपको पढ़ाई जा रही है, कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप इसी तरीके से पढ़ते रहें तो विद इन 5 and 6 मंथ में आप कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में अवश्य सेलेक्ट होने वाले हो। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटीफुल गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।